हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम होता क्या है, आखिर में कैसे सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखा जाता है और किस सेंटेंस के बाद क्या आता है, हर सेंटेंस का मतलब क्या होता है, हर सेंटेंस का इस्तेमाल कब करते हैं और बेसिक ढांचा क्या होता है सी प्लस प्लस का। सो हम पिक्चर में देख सकते हैं कि इंक्लूड आयोस्ट्रीम, देन यूजिंग नेमस्पेस std एंड द इंट मेन फंक्शन। सो ये जो दिखा है मैंने, ये जो दिखाया है ये बेसिक ढांचा है, इतना तो लगेगा ही सी प्लस प्लस को रन करने के लिए। और जो भी आपको लॉजिक लिखना है वो आप अंदर इस मेन फंक्शन में लिख सकते हैं। सो बेसिक सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में आता क्या है, तो सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में आता है इंक्लूडिंग द हेडर फाइल्स, उसके बाद में आता है नेम स्पेस std, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि होता क्या है। उसके बाद में आता है मेन फंक्शन। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द व्हाट इज दिस हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम means this is the header file or the preprocessor directives. Let's understand what is this. Including header files in the preprocessing directives. The hash include is a preprocessing directives that tells the compiler to include the content of the file in the source code. For example, include iostream tells the compiler to include the input-output library, which contains all C++ input-output library function. Hash define is also an example of the preprocessor directive. देखिए होता क्या है, हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में से हैश इंक्लूड इसलिए लिखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं, फिर कंपाइल करने के लिए देते हैं, फिर प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले हो जाता है प्री प्रोसेसर के पास। कंपाइलर प्रोग्राम डायरेक्टली कंपाइलर के पास नहीं जाएगा, प्रोग्राम पहले जाएगा प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर पहले क्या करेगा, ये देखेगा कि प्रोग्राम में ऐसा कुछ लिखा है क्या, इंक्लूड लिखा है क्या, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है डिफाइन लिखा है क्या, कुछ ऐसा डिफाइन वगैरह लिखा है क्या, ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सो अगर हमने यहाँ लिखा है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, सो प्री प्रोसेसर आयोस्ट्रीम इस लाइब्रेरी, इस फाइल को इस कोड में इंटीग्रेट कर देगा। वी आर जस्ट इंपोर्टिंग दिस इन अवर कोड। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है वो हमारे करंट कोड में इंक्लूड कर देगा, हमें वहाँ कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब प्री प्रोसेसर कर लेता है। सो फर्स्ट प्रोग्राम ये होता है कि हम इंक्लूड आयोस्ट्रीम और इंक्लूड कुछ भी होता है, इंक्लूड string.h होता है, इंक्लूड एल्गोरिदम्स होता है, वो कुछ भी हो सकता है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे डिफाइन हो सकता है, एनडिफ हो सकता है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स आर देयर। और वैसे ही हम हेडर फाइल्स भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, बाद में नेमस्पेस std होता है। अभी नेमस्पेस std होता क्या है, इन C++ namespace are used to group logically related functions, variables and other entities to avoid name conflicts. अभी आपको सीधी भाषा में बताऊं तो ज़्यादा कंफ्यूज किए बिना, नेमस्पेस इसलिए यूज होता है कि हमें कोई भी फंक्शन अगर लिखना है, तो सपोज दो लाइब्रेरी में सेम नाम के फंक्शन हो सकते हैं। अभी सपोज लाइब्रेरी ए और लाइब्रेरी बी दोनों में सेम नाम के एबीसी नाम के फंक्शन हो सकते हैं। सो अब हम जब हमारे कोड में एबीसी यूज करेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज होता है, एबीसी कहाँ, ए का यूज करना है या बी का यूज करना है। तो वो नेम कॉन्फ्लिक्ट को मिटाने के लिए हम इस लाइन का उपयोग करते हैं, इस लाइन का यूजिंग नेमस्पेस std। इस लाइन के इस्तेमाल के बाद हमें वैसा कुछ एरर नहीं आता। ओके, नेम कॉन्फ्लिक्ट को मिटाने के लिए हम सिर्फ नेमस्पेस std का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूजिंग नेमस्पेस std ऐसा कोड में स्टार्टिंग में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमने C++ में नेमस्पेस std का इस्तेमाल नहीं किया तो हमें हर फंक्शन के पहले ऐसे std स्कोप रिजोल्यूशन, इसको डबल कोलन को स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं, std : कोट यूज करना पड़ेगा। अगर हमें हर फंक्शन के पहले ऐसा इस्तेमाल करना पड़े तो ये बहुत हेक्टिक हो सकता है। सो इसलिए हम यूजिंग नेमस्पेस std ऐसा यूज करना प्रेफर करते हैं। ओके, नेमस्पेस std होगा। उसके बाद मेन फंक्शन, दिस इज द वेरी गुड एंड वेरी मेन, take from the name, it is very main function of the C++, because when the program starts compiling or the machine code, we get the machine code, the program execution or the program execution will start always from the main function। मतलब हमारे प्रोग्राम में जब चालू होगा काम करना तो वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा। वो पहले पूरा प्रोग्राम देखेगा, फिर ढूंढेगा वहाँ मेन फंक्शन कहाँ पे, जहाँ पे उसे मेन फंक्शन मिल गया वो वहाँ से अपना काम चालू कर देगा। अभी देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है।
The main function is the entry point of the every C++ program. When the program executed code written in the main function is executed first, the opening brace indicates the beginning of the main function, and the closing indicates the ending of the main function. So मैंने वही कहा, this is the entry point of the C++ program. हमने जो भी इसमें पहले लिखा, जो आपने मेन फंक्शन के ऊपर 1000 लाइन का कोड लिखा होगा, पर मेन फंक्शन में सिर्फ 1 लाइन का कोड होगा, तो वो 1 लाइन का कोड पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में वो 1000 लाइन का अगर आपने फंक्शन कॉल किए होंगे तो एग्जीक्यूट होगा. मतलब जो भी आपने मेन फंक्शन में लिखा है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज दिस इज द एंट्री पॉइंट. यहाँ से ही प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है, उसे ही मेन फंक्शन कहते हैं. विल सी इन द कोडिंग एग्जाम्पल. नाउ सी द आउटपुट स्ट्रीम. आउटपुट स्ट्रीम डोंट, मतलब आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बताने से अच्छा मुझे ऐसा बताना अच्छा लगेगा कि आपको अगर कुछ स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखाना है, अगर कंसोल पे कुछ तो दिखाना है, अगर मुझे आपको कंसोल पे दिखाना है कि हेलो आपका नाम, हेलो XYZ, तो आप वो कैसे दिखाएंगे? वही आउटपुट स्ट्रीम से होता है. वही आप सी आउट और 2 एंगुलर ब्रैकेट से दिखा सकते हैं. देखिए आप पढ़ते क्या दिए, सी आउट इज आउटपुट स्ट्रीम, output statement in C++ that is used to display the output on the console screen. That I said, everything followed by the character, this 2 angular brackets in double quotes, it displayed on the output screen. The semicolon character at the end of the statement is used to indicate the statement is ending there. मतलब अगर आपको कुछ स्क्रीन पे दिखाना है, मगर see here, this is the output stream or the output statement. अगर आपको कुछ स्क्रीन पे दिखाना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सी आउट डबल एंगुलर ब्रैकेट्स एंड डबल कोलन में आप जो भी देंगे और डबल कोलन में डबल कोट्स में आप जो भी देंगे वो स्क्रीन पे आउटपुट आपके कंसोल पे दिखेगा, आपके कंसोल पे वो दिखने वाला है. और जो सेमी कोलन होता है वो दिखाता है कि यहाँ स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, यहाँ कमांड खत्म हो रही है. सो इसके बाद में जो भी आएगा वो अलग कमांड, ऐसी अलग कमांड के तौर पर लिया जाएगा. सो दिस इज द आउटपुट स्ट्रीम. दिस इज यूज फॉर द शोइंग द आउटपुट ऑन द screen. Return statement. What is return statement? So this is the topic of the functions, and this is topic of actually function, but it is given here like here given return 0, so I included here, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा. रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली इतना होता है कि अभी देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया है int में और यहाँ पे लिखा है int. सो इस फंक्शन का काम है, ये सबसे आखिर में एक इंटीजर रिटर्न करने वाला है. वो सब आगे हम देखने वाले, समझ आए तो देखिए, नहीं तो इतना छोड़ दिया तो भी चलेगा. सबसे आखिर में हम इंटीजर रिटर्न करने वाले और इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न 0 करें. समझ आया तो देखिए, नहीं तो छोड़ दिए. लेट्स सी द कोडिंग एग्जांपल. नाउ दिस इज अवर C++ प्रोग्राम एंड व्हाट आई सेड, दिस इज अ प्री प्रोसेसर फाइल. एंड हम इसमें कमेंट कैसे देख, अब ना कमेंट होती क्या है? कमेंट मतलब ऐसा कोई कोड जो कंपाइलर अवॉइड कर देता है और इग्नोर कर देता है, जो सिर्फ डेवलपर के लिए लिखा जाता है, कोई कोड समझने के लिए. अगर मैंने ऐसा लिखा, दिस इज कमेंट, दिस इज कमेंट, सो कंपाइलर क्या करेगा, ये देखेगा. अगर यहाँ पे डबल स्लैश लगाए ना, अगर यहाँ पे डबल स्लैश लगाए मतलब ये कमांड है, सो ये कंपाइल नहीं करेगा, ये मशीन कोड में नहीं जाएगा. दिस इज ओनली फॉर डेवलपर, ये सिर्फ डेवलपर के लिए लिखा जाता है. दिस इज कमेंट. हम लिख सकते हैं हेडर फाइल्स. अब हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने यहाँ इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये हमने हेडर फाइल और वी कैन से दिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ले लिया. हमने आयो स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. इनपुट आउटपुट स्ट्रीम मतलब हम इससे इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं, इसलिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूज होती है. इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में वेरियस फंक्शन होते हैं, जैसे कि सी आउट हो गया, सी इन हो गया, वो हम हमारे कोड में यूज करने वाले, इसलिए हमने इंक्लूड आयो स्ट्रीम कर लिया. उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब देखो हमने यूजिंग नेम स्पेस std यहाँ पे नहीं डाला, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std होता है. ओके, अगर हमने ये नहीं डाला, ओके, तो हमें ऐसा मैन्युअली std : सी आउट यूज करना पड़ेगा. अभी भी कोड रन होगा, वो प्रॉब्लम नहीं, पर हमें हर फंक्शन के आगे, हर लाइब्रेरी के फंक्शन के आगे हमें ये कोलन यूज करना पड़ेगा. अभी अगर हमें हर चीज के आगे यूज नहीं करना तो हम डायरेक्टली इसको हटा सकते और हमारे नेम स्पेस std को यूज कर सकते हैं. अभी भी कोड वर्क करेगा. देखिए सक्सेसफुली वी रन आवर कोड. उसके बाद में हम देखते हैं कि आउटपुट स्ट्रीम होता क्या है. अभी हम आउटपुट स्ट्रीम मतलब ये, उसके पहले देखते हैं कि इन
फंक्शन मेन फंक्शन होता क्या है, अभी ये मेन फंक्शन होगा, हमने पूरा प्रोग्राम लिखा, उसके बाद कंपाइल हुआ, सो कंपाइल होने के बाद पहला जब मशीन कोड इसको एग्जीक्यूट करेगा वो यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा कि यहाँ पे कौन है, और लाइन बाय लाइन पहले ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। अभी मैंने पहले हेलो वर्ल्ड लिखा, अभी अलग कुछ लिखूंगा तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड ये मैंने लिखा, अभी ये पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हेलो वर्ल्ड आएगा। इस सेमीकोलन लगाना जरूरी है, वो सिंटैक्स एरर दे देगा नहीं तो। और एंड न्यू लाइन के लिए हम एंडल यूज करते हैं। देखिए पहले फर्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हुआ, मीन्स जो भी मेन फंक्शन में पहले देंगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज मेन फंक्शन ये कोड का एंट्री पॉइंट होता है। सो दिस इज ऑल वी नीड टू सी। और सी आउट तो हमने देख ही लिया कि सी आउट कैसे करते। सो यू कैन राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम लाइक दिस, इंक्लूड द IOStream, then using namespace std, then hello world by output stream, write like this, return 0. I will show you in the next some videos why we are हम क्यों return 0 लिख रहे हैं. So this was your first hello world program. So keep watching, keep studying. Thanks for watching.